तो बच्चों आज से स्टार्ट किया था एक नया चैप्टर जो कि है कैश बुक का। कैश बुक होती क्या है पहले ये समझो। फॉर्मेट तो आपके सामने जिस तरीके से दिखाई दे रहा है तो फॉर्मेट में तो दिक्कत नहीं होगी। फिलहाल कैश बुक होती क्या है पहले इसे समझिए। कैश बुक का मतलब है जो भी हमारे कैश ट्रांजेक्शन्स होते हैं। देखो कैश बुक एज अ लेजर, जिस तरह आपने लेजर में कैश अकाउंट बनाया था ना, लेजर में जनरल से कैश अकाउंट आपने बनाया था, अपने परचेज अकाउंट बनाया था, सेल्स अकाउंट बनाया था, सेम उसी कंडीशन में कैश बुक बनता है। Cash book is also a ledger of a cash. Means cash book is equal to cash account. कैश अकाउंट ही कैश बुक होता है। लेजर में कितने कॉलम बनते थे? 8 कॉलम। यहाँ भी देखो 8 कॉलम नहीं, यहाँ 10 कॉलम बना होगा। 2 कॉलम एक्स्ट्रा आए होंगे वाउचर नंबर के। ये जो आपको वाउचर नंबर दिखाई दे रहा है VN, ये आपका एक्स्ट्रा है, ठीक है, ये वाला। आप इसे नहीं भी बनाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आप इसे नहीं भी बनाएंगे तो भी यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। अगर पूछा जाए आपसे पेपर में कि हाउ मेनी कॉलम्स इन अ लेजर, हाउ मेनी कॉलम्स इन अ लेजर, तो ऑलवेज गिव अ आंसर ओनली व्हाट, देयर इज अ 8 कॉलम्स इन अ लेजर। व्हाट इज योर आंसर? देयर इज अ 8 कॉलम्स इन अ लेजर, नॉट अ 10। हमेशा आप 8 ही कॉलम बताएंगे लेजर में। कैश बुक में भी पूछेगा तो आप 8 ही कॉलम्स बताएंगे, ठीक। अब यहाँ पे जब बच्चों बात आती है, पहला हो गया डेट, ये बनेगा पर्टिकुलर LF, ये अमाउंट, ये कॉलम अमाउंट का है। फिर डेट पर्टिकुलर LF अमाउंट, ये भी अमाउंट का है। ओके, तो बच्चों ये अमाउंट है, ये वाला अमाउंट क्रेडिट साइड का है और ये वाला अमाउंट डेबिट साइड का है। जैसा कि मैं आपको लेजर में समझा चुका था कि इधर टू का यूज होता है और इधर बाई का यूज होता है। ये सारी चीजें हम आपको लेजर में समझा चुके थे। सेम जैसा आप लेजर बनाते थे वैसा ही यहाँ पे कैश बुक बनना है। फॉर्मेट समझ में आया? पहली चीज ये बताओ, फॉर्मेट आ गया समझ में? बोलो जल्दी। फॉर्मेट में किसी को कोई दिक्कत है? बोलो बच्चों। नहीं दिक्कत है। चलिए, जब बच्चों आपको फॉर्मेट समझ में आ गया तब बात की जाती है आखिर से कैश अकाउंट में जाती क्या क्या चीजें हैं। तो बच्चों मेरी बात ध्यान से सुनना। कैश अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ कैश ट्रांजैक्शन ही जाते हैं। कैश बुक में कौन से ट्रांजैक्शन जाएंगे? जो कैश बुक है इसमें केवल और केवल, चाहे वो डेबिट साइड हो चाहे वो क्रेडिट साइड हो, ओनली कैश ट्रांजैक्शन। तो कैश बुक में ओनली कैश ट्रांजैक्शन ही जाते हैं, नॉन कैश ट्रांजैक्शन बच्चों नहीं जाता। कौन सा नहीं जाता? नॉन कैश ट्रांजैक्शन यहाँ पे नहीं आते। सर कोई एग्जांपल, मान लीजिए अगर आपके क्वेश्चन में लिखा है क्रेडिट परचेज, क्रेडिट परचेज, क्रेडिट का मतलब होता है उधार। अगर बेटा आपने कोई सामान उधार खरीदा है तो कैश तो आपने नहीं दिया ना, पैसा तो आपने नहीं दिया ना। तो अगर कोई भी सामान क्रेडिट आप खरीदते हो या क्रेडिट देते हो, उधार देते हो या लेते हो या उधार सामान खरीदते हो, तो बेटा क्रेडिट की कोई भी चीजें कैश बुक में नहीं आती। उस ट्रांजैक्शन को हम छोड़ देंगे, उस ट्रांजैक्शन को हम छोड़ देंगे। तो अगर पूछा जाए कैश बुक में कौन कौन से ट्रांजैक्शन आते हैं, तो व्हाट इज योर आंसर? सर ओनली कैश ट्रांजैक्शन। जो भी ट्रांजैक्शन कैश में होते हैं कैश बुक में सिर्फ वही आते हैं। इतनी बात समझ में आई? बताओ बच्चों, आ गई समझ में कि कैश बुक में कौन से ट्रांजैक्शन जाते हैं? सिर्फ कैश ट्रांजैक्शन जाते हैं, ठीक है। चलिए, अब बच्चों दूसरी बात आपको क्या ध्यान रखनी है यहाँ पे कैश बुक बनाते समय, इसका एक साइड डेबिट साइड है, एक साइड क्रेडिट साइड है। आपको ये दोनों चीज दिखाई देगी। ये क्या लिखा है? ये रिसिप्ट साइड लिखा है, ये पेमेंट साइड लिखा है। मतलब जब आप ट्रांजैक्शन पढ़ते हो और ट्रांजैक्शन पढ़ने के बाद आपको लगता है कि पैसा आया है, पैसा आपको मिला है, पैसा आपको मिला हुआ है, तो उसको, उस ट्रांजैक्शन को हम कहाँ लिखेंगे? डेबिट साइड में।
मतलब जिस भी ट्रांजैक्शन से हमें ये पता चलेगा कि पैसा हमको मिला है, हम उसे डेबिट साइड में लिखेंगे, और जिस भी ट्रांजैक्शन से हमें ये पता चलेगा कि पैसा हमने दिया है, हमने पेमेंट की है, तो उसे हम क्रेडिट साइड लिखेंगे। बस इतनी सी बात आपको ध्यान में रखनी है कि अगर आपने ट्रांजैक्शन पढ़ा और आपको पता चला कि पैसा आया, तो उठा के डेबिट में लिख दो, और अगर आपको पता चला कि पैसा गया, तो उठा के क्रेडिट साइड में लिख दो। तो पैसा आएगा कैश बुक में कहाँ लिखेंगे? पैसा आएगा तो डेबिट में लिखेंगे, और जाएगा तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे। इतनी बातें समझ में आ गई? बताओ। चलो, तो छोड़ना क्या चीज है? जो नॉन कैश ट्रांजैक्शन हो गए उसको छोड़ देंगे, जो पैसा आया है उसको डेबिट में लिखेंगे, जो जाएगा उसको क्रेडिट साइड में लिखेंगे। बस इतनी सी बातें ध्यान में रखो। इसके बाद जिस तरीके से आपका लेजर में बैलेंसिंग होती थी सब कुछ लिखने के बाद, यहाँ भी बैलेंसिंग होगी, और बैलेंसिंग में हमेशा क्या आता था? बैलेंस शीट आता था ना। जो बैलेंसिंग बचती थी उसको बैलेंस शीट ही तो लिखते थे। जिधर ज्यादा होता था, जिधर कम होता था, माइनस होता था, जो बैलेंस बचता था उसे हम बैलेंस सीडी लिखते हैं। सीडी का फुल फॉर्म क्या था? कैरिड डाउन। क्या था? कैरिड डाउन। ये था सीडी का फुल फॉर्म, कैरिड डाउन। तो इतनी बातें मैंने पिछले टर्म पे मतलब लेजर में तो आपको समझाई दी थी, बैलेंसिंग कैसे होती है, कैसे बैलेंस किया जाता है, बैलेंस सीडी कैसे आती है, तो जनरली सारी चीजें आपको पता है। बस कैश बुक का जो कॉन्सेप्ट था, कॉन्सेप्ट इतना ही था कि यहाँ पे 8 कॉलम्स बनते हैं। वाउचर नंबर आप बना भी सकते हो, नहीं भी बनाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी चीज, डेबिट साइड में कौन कौन से आइटम आते हैं? तो जिस भी ट्रांजेक्शन से हमें पता चलता है कि कैश रिसीव हुआ है, कैश रिसीव हुआ है, नॉन कैश ट्रांजेक्शन तो आते ही नहीं है। अगर ट्रांजेक्शन में कैश रिसीव हुआ है तो वो डेबिट साइड जाएगा, और कैश पेड हुआ है तो क्रेडिट साइड जाएगा। अब बच्चों, सोचने के दो पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं, बच्चे दो तरीके से सोचते हैं। गलती मत कीजिएगा यहाँ पे। देखिए, ये हमारा बिजनेस है, ये बिजनेस का मालिक है, ये बिजनेस का मालिक, ये बिजनेस। आपको जो सोचना है वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है, ना कि मालिक के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। कभी भी ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से मत सोचिएगा। अगर बच्चों आपने ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। आपको बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। कैसे? अगर मान लीजिए ओनर ने कुछ कैपिटल लगाई बिजनेस में, मान लीजिए कैपिटल लगाई 10,000, कैपिटल लगाई 10,000। ओनर ने कुछ पैसा लगा के बिजनेस स्टार्ट किया। तो अगर तुम बेटा ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचोगे तो आपको क्या लगेगा कि यहाँ तो पैसा जा रहा है। भाई ओनर ने बिजनेस में पैसा लगाया, तो आपके सोचने की थिंकिंग क्या होगी? या मैंने अगर बिजनेस में पैसा लगाया तो मेरे पास से तो पैसा चला गया ना। तो ये क्रेडिट साइड में आना चाहिए, क्योंकि जब सर ने बताया था कि जब पेमेंट जाती है, पैसा जाता है तो क्रेडिट साइड में आता है। तो बस बच्चों यहीं पे आप गलत हो जाओगे। आपको सोचना बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से है, क्योंकि ट्रांजैक्शन बिजनेस के होते हैं, ओनर के नहीं होते। अगर किसी ओनर ने अपने बिजनेस में पैसा लगाया या पैसा लगा के बिजनेस स्टार्ट किया, तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, बिजनेस के पास तो पैसा आया ना। भाई मालिक ने लगाया, तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचोगे तो बिजनेस के पास पैसा आया। तो जब बिजनेस के पास पैसा आता है तो कहाँ लिखेंगे? डेबिट साइड में। और जब बिजनेस से पैसा जाएगा तो कहाँ लिखेंगे? क्रेडिट साइड में। तो जो आपको अपनी सोच बनानी है वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, हमेशा अकाउंटेंसी में बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं, कभी भी ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से मत सोचिएगा। क्योंकि जो इसका कॉन्सेप्ट था, सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट, सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट, इसको मैंने स्टार्टिंग में पढ़ाया था। ये कॉन्सेप्ट यही बताता है कि बिजनेस और उसके मालिक दोनों अलग अलग होते हैं। आपने कल बिजनेस में भी पढ़ा होगा, मैंने आपको बिजनेस में भी पढ़ाया था कि जब किसी कंपनी का रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो उसकी अपनी सेपरेट लीगल एंटिटी हो जाती है। उसके ओनर को उसके नाम से जानते हैं और बिजनेस को बिजनेस के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे सेपरेट लीगल एंटिटी के थ्रू जो है बिजनेस और उसके ओनर दोनों अलग अलग हो जाते हैं। बिजनेस को बिजनेस के नाम से जाना जाता है, ओनर को ओनर के नाम से जाना जाता है। तो आपको सोचना किसके पॉइंट ऑफ व्यू से है? तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, ना कि
ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मेरे ख्याल से इतनी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। यहां तक किसी को कोई डाउट हो तो पहले पूछ लो, तब आगे बढ़ाएं। बीडी का फुल फॉर्म बेटा होता है ब्रॉट डाउन। ब्रॉट डाउन। कोई दिक्कत? समझ में आ गया? और किसी को कुछ पूछना है? वो डेबिट है। बिजनेस में पैसा आएगा तो डेबिट और जाएगा तो क्रेडिट। यहाँ पे देखो साफ साफ लिखा भी है ना, ये क्या लिखा हुआ है बच्चा? ये रिसिप्ट साइड है, मतलब जितने भी पैसे आएंगे सब डेबिट। ये पेमेंट साइड है, जितने भी पैसा जाएगा वो सब क्रेडिट हो जाएगा। और पूछना है किसी को कुछ तो पूछ लो, तभी हम आगे बढ़े। हाँ बेटा पूछो। ये जो बच्चों कुछ पर्टिकुलर गाइडलाइंस यहाँ पे दी हुई हैं कैश बुक से रिलेटेड, आइए देखते हैं। पहला क्या है? कैश अकाउंट इन लेजर विल नॉट बी ओपन व्हेन कैश बुक इज मेंटेन। मतलब क्या बच्चों, जब कैश बुक बनाई जाती है, जब एक मिनट, जब कैश बुक बनाई जाती है तो हम कैश अकाउंट नहीं बनाते, क्योंकि अभी आपको मैंने बताया कि कैश अकाउंट इज इक्वल टू कैश बुक। मतलब कैश बुक और कैश अकाउंट एक ही चीज होता है। तो अगर आपने कैश बुक बनाई है तो आपको कैश अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं, क्योंकि दोनों एक ही चीज है। तो मेरे ख्याल से पहली गाइडलाइन समझ में आ गई होगी कि क्या है, कि जब भी हम कैश अकाउंट बनाते हैं, सॉरी, कैश अकाउंट इन लेजर विल नॉट बी ओपन व्हेन कैश बुक इज मेंटेन। जब कैश बुक बनती है तो कैश अकाउंट नहीं बनता। ठीक है। सेकंड क्या है? इफ ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश इज गिवन, इट इज रिटन ऑन डेबिट साइड टू बैलेंस बीडी। अगर बेटा पहले से क्वेश्चन में आपको कैश का ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है, क्या दिया है? ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश, ये दिया होगा आपके क्वेश्चन में। अगर क्वेश्चन में आपको ओपनिंग बैलेंस दिया है कैश का, तो हम उसे कहाँ लिखते हैं? डेबिट साइड में। कहाँ लिखते हैं? डेबिट साइड में। और लिखेंगे क्या? लिखेंगे टू बैलेंस बीडी। बैलेंस बीडी का मतलब ब्रॉट डाउन। बैलेंस बीडी का मतलब ब्रॉट डाउन। ठीक है, बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो अगर क्वेश्चन में ओपनिंग बैलेंस दिया है कैश का, तो हम हमेशा उसे कहाँ लिखेंगे? तो डेबिट साइड में लिखेंगे कैश बुक के, और लिखेंगे क्या? टू बैलेंस बीडी। तो इसको भी ध्यान रखिए। फर्स्ट और सेकंड हो गया। थर्ड पे आइए। फॉलोइंग विल नॉट बी रिकॉर्डेड। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि कौन कौन सी चीजें कैश बुक में नहीं आती हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज। पहला, जितने भी नॉन कैश ट्रांजेक्शन होंगे, जो ट्रांजेक्शन बच्चों कैश में नहीं होते हैं, जैसा कि मान लो एक एग्जांपल देता हूं, एग्जांपल देखना अच्छे से। परचेज फ्रॉम मोहन। परचेज फ्रॉम मोहन। बच्चों ये बताओ, ये कैश ट्रांजेक्शन है कि नॉन कैश ट्रांजेक्शन? कौन बताएगा? बताओ। नॉन कैश ट्रांजेक्शन है। क्यों? क्योंकि सर यहाँ पे कहीं कैश लिखा ही नहीं है। यहाँ तो सिर्फ ये लिखा है कि परचेज फ्रॉम मोहन। तो मोहन से हमने सामान लिया, जब तक कैश नहीं लिखा होता हम उसे कैश ट्रांजेक्शन नहीं मानते। तो सर ये नॉन कैश ट्रांजेक्शन है, और नॉन कैश ट्रांजेक्शन इसमें नहीं आएगा। तो बच्चों ध्यान रखना, कोई भी नॉन कैश ट्रांजेक्शन कैश बुक में नहीं आता। दूसरी चीज क्या नहीं आता? डिस्काउंट अलाउड या डिस्काउंट रिसीव्ड। अगर डिस्काउंट वर्ड आपके क्वेश्चन में दिया है, डिस्काउंट आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो बेटा डिस्काउंट कभी भी कैश बुक में नहीं आता। थर्ड, थर्ड में बच्चों यहां लिखा है कि रिसिप्ट ऑफ चेक। बेटा ये जो रिसिप्ट ऑफ चेक, अगर सिर्फ रिसीव ऑफ चेक लिखा है तब ये नहीं आता, लेकिन अगर पेमेंट ऑफ चेक है तो ये आएगा। ये कैश बुक में नहीं है, सिंपल कैश बुक में नहीं आता। देखो मेरी बात ध्यान से सुनना, ये जो लिखा ना, ये रिसिप्ट ऑफ चेक एंड पेमेंट ऑफ चेक,
ये सिंपल कैश बुक में नहीं आता। ये जो आप पढ़ रहे हो ये सिंपल कैश बुक है, जिसमें इसे हम सिंगल कॉलम कैश बुक भी कहते हैं। ये सिंपल कैश बुक है, इसे हम सिंगल कॉलम कैश बुक भी कहते हैं। ये जो रिसिप्ट ऑफ चेक एंड पेमेंट ऑफ चेक है ना, ये डबल कॉलम कैश बुक में आता है। कौन सी? अभी हम उससे भी आगे आपको पढ़ाएंगे। डबल कॉलम कैश बुक, डबल कॉलम कैश बुक, इस कैश बुक को अभी हम आगे आपको पढ़ाएंगे। तो ये ध्यान रखिएगा कि जो ये रिसिप्ट ऑफ चेक है या पेमेंट ऑफ चेक, ये सिंपल कैश बुक में नहीं आता। मतलब जो कैश बुक आप पढ़ रहे हो इसमें नहीं आएगा। जब हम डबल कॉलम कैश बुक बताएंगे तो ये वहां पे आएगा। ओके, बस इतना ध्यान में रखिएगा। इसके बाद फोर्थ पॉइंट क्या लिखा है? इट इज ऑलवेज हैज अ डेबिट बैलेंस। यहाँ पे रिसिप्ट साइड इज ऑलवेज बिगर देन द पेमेंट साइड। अक्सर यहाँ पे कैश बुक में ज्यादातर क्या, हमेशा इट इज ऑलवेज लिखा नहीं, इट ऑलवेज, यहाँ पे हमेशा डेबिट बैलेंस ही बचेगा। मतलब यहाँ पे आपका पैसा ज्यादा आता है और जाएगा कम, तो रिसिप्ट साइड ज्यादा होगी और पेमेंट साइड कम होगी। बैलेंस कहाँ बचेगा? पेमेंट साइड में, क्रेडिट साइड में बैलेंस बचेगा, उसे हम बैलेंस शीट ही लिख देंगे। ओके, फिर देखो फिफ्थ पॉइंट क्या लिखा हुआ? इट इज बैलेंस्ड लाइक एन अकाउंट। जिस तरीके से आप अकाउंट को बैलेंसिंग होती है, उसी तरीके से आपकी कैश बुक की भी बैलेंसिंग होगी। जिस तरीके से आपने लेजर में बैलेंसिंग सीखी थी, सेम उसी उसी कंडीशंस में, उसी तरीके से यहाँ पे भी आपकी बैलेंसिंग होती है। बैलेंस का तरीका कहीं बदलता नहीं है। बैलेंस बेटा पूरे अकाउंटेंसी में कहीं भी बैलेंसिंग बोलूंगा तो आप डेबिट और क्रेडिट साइड को जोड़ लीजिएगा। जो ज्यादा होगा वो दोनों साइड लिखा जाएगा और जो कम होगा उसे सब्ट्रैक्ट करके जो भी अमाउंट बचेगा उसे हम बैलेंस शीट लिख देते हैं। तो कैश बुक में हमेशा बैलेंस शीट क्रेडिट साइड ही बचेगी, हमेशा। इट ऑलवेज, यहाँ पे देखिए साफ साफ लिखा है कि डेबिट बैलेंस हमेशा यहाँ पे ज्यादा होता है, यहाँ पे हमेशा डेबिट बैलेंस ही बचेगा। ये रिसिप्ट साइड ज्यादा होगी पेमेंट साइड से, तो रिसिप्ट ज्यादा होगी, पेमेंट कम होगी, तो हमेशा क्रेडिट में बैलेंस बचेगा। तो बस बच्चों इतनी सी बातों को थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट चीज है। यहाँ पे किसी को कोई डाउट हो तो पूछो। आप देखिए तो यहाँ पे लिखा है सबसे पहला पॉइंट, जनवरी 1 को स्टार्टिंग से पढ़ते हैं। इंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन, इंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन सिंपल कैश बुक। कौन सी कैश बुक में? सिंपल कैश बुक ऑफ अशोक। अशोक के यहाँ आपको एक सिंपल कैश बुक बनानी है। सिंपल कैश बुक का फॉर्मेट आपको पता ही है, देयर इज 8 कॉलम्स। अगर वाउचर नंबर भी तुम बना देते हो तो 10 कॉलम्स आप बना दीजिएगा। फिलहाल यहाँ पे वाउचर नंबर नहीं दिया हुआ है, तो आपको वाउचर नंबर का कॉलम बनाने की जरूरत भी नहीं। डेट वाले कॉलम में बेटा हम जनवरी 1 डाल देंगे, मतलब जहां भी आएगा। अगर ये ट्रांजेक्शन मान लो डेबिट साइड में आता है, ये ट्रांजेक्शन अगर डेबिट में आएगा तो डेबिट में हम डेट डाल देंगे, क्रेडिट में आएगा तो क्रेडिट में डेट डालेंगे। डेट वाले कॉलम में डेट डाल दीजिएगा, बाकी कैसे लिखते हैं वो आपको पता ही है। मैं यहाँ पे सिर्फ ये आपको समझाऊंगा कि कौन सा डेबिट में आएगा, कौन सा क्रेडिट में आएगा और क्यों आएगा, और फिर आपको दिखाऊंगा भी कि कैसे आया। आइए देखते हैं। बेटा पहला क्या है? कमेंस बिजनेस विथ कैश। इसका मतलब क्या होता है? बिजनेस इतने कैश से स्टार्ट किया। जब ओनर जो होता है, जब बिजनेस स्टार्ट होगा तो बिजनेस में पैसा लगाएगा, तो बिजनेस में तो पैसा आएगा ना। कोई भी बिजनेस स्टार्ट होगा तो बिजनेस में पैसा आएगा। तो बच्चों जब बिजनेस में पैसा आएगा तो ये कहाँ जाएगा? डेबिट साइड में जाएगा कि नहीं जाएगा? जब भी पैसा आता है तो डेबिट में जाएगा, और पैसा जाएगा तो क्रेडिट में जाएगा। तो बेटा पहला ट्रांजेक्शन समझ में आया डेबिट में क्यों आएगा? क्योंकि यहाँ पे पैसा आया है। कोई दिक्कत? बोलो बेटा। चलो, तो ये डेबिट में आएगा। इसके बाद का ट्रांजेक्शन देखो, ब्रॉट गुड्स फॉर कैश। ब्रॉट मतलब परचेज करना होता है। आपने सामान कैश में खरीदा। बेटे जब सामान खरीदोगे तो पैसा आएगा कि जाएगा? जाएगा, तो ये कहाँ आएगा? क्रेडिट साइड में आएगा। तो बेटा ये 18,000 क्रेडिट साइड में आ जाएगा। कोई दिक्कत? बेटा थर्ड वाला पॉइंट देखो, लिखा है सोल्ड गुड फॉर कैश। सामान बेचोगे अगर कैश में तो पैसा आएगा कि जाएगा? आएगा, तो कहाँ लिखेंगे? डेबिट साइड में लिखेंगे ना। तो ये 9,000 आ जाएगा डेबिट साइड में। बेटा पेड टू गोपाल, गोपाल को पैसा आपने दे दिया, पेड टू गोपाल। जब गोपाल को पैसा दोगे तो कहाँ जाएगा? डेबिट में या क्रेडिट में?
क्रेडिट साइड में, वेरी गुड। तो बच्चों ये आ जाएगा क्रेडिट साइड में 4000। यहाँ पे देखो साफ साफ लिखा है रिसीव कैश फ्रॉम अमित, पैसा मिला है, तो सर जब पैसा मिलता है तो ये डेबिट में जाता है। ब्रॉट फर्नीचर, आपने फर्नीचर खरीदा, तो बेटा जब फर्नीचर खरीदोगे तो पैसा दोगे कि पैसा आगे कि जाएगा? जाएगा, तो सही है क्रेडिट साइड में हो जाएगा। पेड इंटरेस्ट, आपने ब्याज दिया, पेड हुआ ना, तो यहाँ भी पैसा जाएगा, तो जाएगा तो क्रेडिट साइड में हो जाएगा। बच्चों यहाँ तक में कोई भी ट्रांजेक्शन ना समझ में आया हो तो पूछ लो कि सर मुझे ये चीज नहीं समझ में आई। कोई भी ऐसा ट्रांजेक्शन जो आपको ना समझ में आया हो, पहला 1 जनवरी का 4th 7 9 13 15 17, कोई भी ऐसा ट्रांजेक्शन जो आपको ना समझ में आया हो, सर ये डेबिट क्यों होगा, क्रेडिट क्यों होगा, पूछ लो, मैं बता दूं। कोई दिक्कत? आगे बढ़ें। आओ बच्चों आगे देखते हैं। तो अब बच्चों देखो 19 में क्या लिखा हुआ था, नहीं दिखाई देगा ना 19 का। चलो बेटा 19 में देखो क्या लिखा, 19 में लिखा हुआ है रिसीव कमीशन, लिखा है। तो मतलब क्या हो, पैसा मिलेगा कि जाएगा? मिलेगा तो कहाँ लिखेंगे, डेबिट में लिखेंगे। देखो ये डेबिट में लिखा हुआ है, कोई दिक्कत? अब बेटा देखो विड्रॉ कैश फॉर पर्सनल यूज, जब हम पैसा अपने पर्सनल यूज के लिए निकालते हैं तो पैसा कौन निकालेगा, मालिक निकालेगा ना भाई। पैसा अपने पर्सनल यूज के लिए कौन निकालेगा, मालिक। मालिक निकालेगा, कहाँ से निकालेगा, बिजनेस से। ये आपका बिजनेस था, ये ओनर था, ओनर ने अपने पर्सनल यूज के लिए पैसा निकाला, कहाँ से, बिजनेस से। तो आपको सोचना बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से है ना। तो बताओ बिजनेस के पास पैसा आया कि गया? गया। जब पैसा जाएगा तो कहाँ लिखेंगे, ड्राइंग में लिखेंगे, मतलब क्रेडिट साइड में। तो देखो 2000 क्रेडिट में लिखा हुआ है, ये लिखा है 2000 क्रेडिट साइड में ड्राइंग, क्योंकि जब भी पैसा पर्सनल यूज के लिए निकालते हैं तो उसे हम ड्राइंग कहते हैं, ठीक है। चलो बेटा आगे देखो। तो बच्चों आगे देखिए क्या लिखा है, पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल, चूंकि पेड हुआ पैसा जाएगा, और जाएगा तो कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट साइड में लिखा हुआ है। फिर बच्चों देखो पेड सैलरी, पैसा जाएगा, तो पैसा जाएगा तो कहाँ लिखेंगे, 1200 पेड सैलरी, यहाँ पे बाई साइड में। समझ में आया इतना? फिर बेटा देखो क्या लिखा है, कैश सेल्स। कैश सेल्स का मतलब हमने बेचा, जब कैश में बेचोगे तो पैसा आएगा कि जाएगा? आएगा, तो डेबिट में लिखेंगे, कोई दिक्कत? अब बेटा यहाँ पे ध्यान दो, लास्ट में क्या लिखा, ब्रॉट गुड्स फ्रॉम मिस्टर राम ऑन क्रेडिट। क्रेडिट का मतलब क्या होता है, उधार होता है। तो बेटा ये तो कैश ट्रांजैक्शन है नहीं, ये तो उधार है। और आपने क्या पढ़ा था कि कैश बुक में सिर्फ कैश ट्रांजैक्शन आता है, नॉन कैश ट्रांजैक्शन नहीं आता। तो बेटा ये तो नॉन कैश ट्रांजैक्शन है, तो ये कैश बुक में नहीं आएगा, इसको हम छोड़ देंगे। समझ में आया? नहीं बनेगी, इसको हम छोड़ देंगे। यहां तक कोई दिक्कत? तो बेटा डेबिट साइड में आपने इतने आइटम लिखे, क्रेडिट साइड में आपने इतने आइटम लिखे, यहां से यहां तक। कोई दिक्कत है? इसके बाद बेटा बैलेंसिंग हो जाती है। बैलेंसिंग कैसे होगी, हम डेबिट वाले को जोड़ लेंगे तो आएगा 45,400 जब डेबिट में जोड़ोगे, और क्रेडिट में यहां से यहां तक जोड़ोगे तो देखना ये 45 से कम होगा। तो जो ज्यादा होता है उसको हम दोनों साइड लिखते हैं, और 45,400 में से यहां तक की चीजों को घटा देंगे। माइनस होने के बाद जो बचेगा उसको हम ये लिखेंगे, तो बचेगा कितना, 15,900। कितना बचेगा, 15,900। तो हम उसको क्रेडिट साइड में लिख देंगे, हो गई बैलेंसिंग। इस बैलेंसिंग में हम क्या लिखेंगे, बैलेंस सीडी। क्या लिखेंगे, बैलेंस सीडी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इस बैलेंस सीडी के सामने की डेट होती है बच्चों, जो बैलेंस सीडी के सामने हम डेट लिखते हैं, ये डेट।
ये डेट कैसे लिखते हैं? अगर बेटा ये महीना जनवरी का है, तो हर जो भी महीना चलेगा उसकी लास्ट डेट को ही लिखेंगे। जो भी मंथ आपको दिया होगा, जैन दिया है या फेब दिया है या मार्च दिया हुआ है, तो जो भी मंथ आपको गिवन होगा, उस मंथ की लास्ट डेट ही होती है बैलेंस शीट। कौन सी डेट होती है? तो बच्चों लास्ट डेट, हमेशा ये याद रखना, उस मंथ की लास्ट डेट ही होगी बैलेंस शीट। किसी को कोई दिक्कत तो पूछ लो। कोई बैलेंस बता दें? तो आइए देखते हैं कि बैलेंस एक बार बता देते हैं।